नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 14 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। E.O. विल्सन का कोट है, पीपल वुड रेदर बिलीव देन नो। विल्सन देखो इस कोट में ये बोलना चाहते हैं, देखो जब भी हम कोई बात सुनते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हमने जो सुना है उसे हम मान लें, या फिर देखो हम उसे चैलेंज करें, खुद से हम फाइंड आउट करें कि ये सच है या नहीं है। बट ज़्यादातर लोग ना आसान रास्ता चूज करते हैं, वो मान लेते हैं। इसी वजह से तो देखो व्हाट्सएप पे जो फेक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उससे दंगे भड़क जाते हैं, उससे न जाने समाज में क्या क्या हो जाता है, क्योंकि लोग वेरीफाई नहीं करना चाहते, लोग मान लेते हैं। क्योंकि वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्रिटिकली उस चीज़ के बारे में सोचना मुश्किल होता है। उस चीज़ को आप सोचोगे, आप टाइम दोगे, आपके दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इवन देखो पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो कैसा बनाया गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में देखो आप रट्टा मारना सिखाया जाता है, और हम रट्टा मार लेते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्रिटिकली चैलेंज नहीं करते हैं। समाज में कई बार गलत गलत चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, कई कई सालों तक, सती कितने सालों तक कंटिन्यू रहा। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं, बस मान लिया जो चल रहा है वो ठीक है, उसे चैलेंज ही नहीं किया। समझ गए? लोगों को लगा ये ठीक है। आप और एग्जाम्पल लीजिए, मीडिया देखिए, मीडिया हमें क्या दिखाता है। मीडिया देखो फैक्ट के बजाय चीज़ों को सनसनीखेज करके दिखाएगा। मीडिया कभी हमें सोचना नहीं दिखाता, सोचना सिखाता ही नहीं मीडिया। क्रिटिकली थिंकिंग हमारी डेवलप ही नहीं करता मीडिया। बट देखो होना क्या चाहिए, होना देखो ये चाहिए, लोगों को ना मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन करना चाहिए चीज़ों पे, वाई दिस इज ट्रू, वाई करना सीखना चाहिए, क्यों। और सिर्फ इमोशंस पे नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पे भी सोचना चाहिए। लोगों को देखो नए आइडियाज के लिए तैयार रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज देखो हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे देश में डेवलपमेंटल इम्बैलेंस के बारे में। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट हम ये डिस्कस करेंगे मिशन मौसम से संबंधित। चौथा, डेली जो हम एक स्टैटिक टॉपिक लेते हैं, कीवर्ड्स के माध्यम से रिवाइज करते हैं, तो ब्लैक मनी आज हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कीवर्ड्स के माध्यम से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे देश में देखो एक तरफ साउदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप में नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ना इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है ना दोनों ग्रुप्स के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना राइटर एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। 2023-24 में आंध्र प्रदेश में एक एवरेज पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बिहार में एक एवरेज पर्सन की पर कैपिटा इनकम से रफली देखो 4 गुना ज़्यादा है। अगर देखो मान लिया जाए कि आने वाले कुछ सालों में, फॉर एग्जांपल 2030 तक आंध्र प्रदेश की भी और बिहार की भी ग्रोथ रेट ऐसी ही रहने वाली है, तो देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम का, वो 4.5 टाइम्स हो जाएगा। और अगर देखो दूसरा सिनेरियो ले लीजिए, मान लीजिए बिहार अभी जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है ना, आंध्र प्रदेश उस ग्रोथ रेट से बढ़े, और आंध्र प्रदेश जिस ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है ना, उस ग्रोथ रेट से बिहार ग्रो हो, यानी दोनों की ग्रोथ रेट्स आपने बदल दी, एक्सचेंज कर दी। बावजूद इसके ये चलता रहा आने वाले 15 सालों तक, यानी आने वाले 15 सालों तक आपने दोनों राज्यों की जो ग्रोथ रेट है वो एक्सचेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी। तो भी देखो 15 साल बाद आंध्र प्रदेश में एक एवरेज पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो 3 गुना ज़्यादा होगी बिहार में एक एवरेज पर्सन की पर कैपिटा इनकम से। ये तो सिर्फ देखो एग्जाम्पल देने की बात है इंट्रोडक्शन में। आप ना आंध्र प्रदेश को रिप्लेस कर दो किसी और साउदर्न इंडिया के राज्य से, जबकि साउदर्न पार्ट के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है। और दूसरी तरफ बिहार को आप रिप्लेस कर सकते हो
किसी और नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट या फिर ईस्टर्न पार्ट के स्टेट से, तो आपको ना अमूमन यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया ये तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं? इसके पीछे देखो, जहां एक तरफ पॉलिसी इंटरवेंशन रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब समय रहते वहां की सरकारों ने ना सही पॉलिसीज बनाई। जैसे कर्नाटक ने ना, कर्नाटक आज के समय में हमारे देश में सिलिकॉन वैली है, आईटी हब है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय रहते ना कर्नाटक की सरकार ने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट किया, वहां पे ऐसे एजुकेशनल संस्थान बने जहां से आईटी ग्रेजुएट्स निकले। तो इन पॉलिसीज ने बेंगलुरु को आईटी हब बनाने में मदद की। दूसरा देखो, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, अब आपको पता है किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है, जाहिर तौर पे देखो वो कंपनी ना वहीं पे इन्वेस्ट करेगी जहां पे उसे स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी, जहां पे उसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जहां पे उसे लॉजिस्टिक्स अच्छे मिलेंगे। मतलब ये सारी चीजें जहां पर जिस कंपनी को मिलेगी ना, वो कंपनी वहीं पर इन्वेस्ट करेगी। इस वजह से देखो, जो साउदर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा ग्रोथ रेट है ना, उसके पीछे ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी और मार्केट फोर्सेस भी। इवन देखो, इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हिस्टोरिकल रीजन्स कैसे? जैसे देखो, कॉलोनियल ईरा में ना साउदर्न पार्ट में बेहतर पोर्ट मिले, रेलवे ज़्यादा डेवलप हुई। जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो अच्छे एजुकेशनल संस्थान भी वहीं पर बने। तो इन सब चीज़ों का फायदा उन्हें हुआ आज़ादी के बाद। समझ गए? तो तीन चीज़ें, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट फोर्सेस। फिर इसमें चौथी चीज़ ऐड हो जाती है, एग्लोमरेशन इफेक्ट। एग्लोमरेशन इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अब देखो, मान लीजिए बेंगलुरु में ना बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। आईटी कंपनीज से पूरा जो इकोसिस्टम है ना आईटी कंपनीज से जुड़ा, वो वहीं पर है, बेंगलुरु में है। मतलब वहाँ पे आईटी कंपनीज में काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं, बेटर हार्डवेयर मिल जाता है, जिन भी चीज़ों की जरूरत है ना आईटी कंपनीज को, वो बेंगलुरु में मिल जाती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई नई आईटी कंपनी स्टार्ट होना चाहती है, वो बेंगलुरु को पसंद करेगी या फिर यूपी बिहार के एक जिले को जहां पे ये सारा इकोसिस्टम नहीं मिलता? जाहिर तौर पे वो बेंगलुरु को पसंद करेगी, क्योंकि वहां पे उसको पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है। तो ये है एग्लोमरेशन इफेक्ट। अब वैसे तो देखो, अब ये चीज धीरे धीरे कम हो रही है ऑनलाइन आने से, लेकिन कुछ समय तक दिल्ली आईएएस कोचिंग का एक हब रहा। ऐसा क्यों रहा? ऐसा इसलिए रहा क्योंकि यहां पे अच्छे स्टूडेंट्स आते थे। पहले अच्छे स्टूडेंट्स आते तो माहौल मिल जाता था, नोट्स मिल जाते थे सारे, अच्छी गाइडेंस मिल जाती थी। और किसको ऑप्शनल कोचिंग करनी होती, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती, तो सब कुछ यहीं पे मिल जाता। तो फिर और भी कोई अपना आईएएस कोचिंग ओपन करना चाहता तो वो भी दिल्ली में ही करता, कहीं और नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता कि इकोसिस्टम यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। अब देखो, हालात चेंज हो चुके हैं जब से ऑनलाइन आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली गढ़ है, दिल्ली आए बिना नहीं होगा, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एग्लोमरेशन इफेक्ट का। इन सब चीजों का रिजल्ट देखो ये निकला है। आज के समय में साउथ इंडिया के जो 5 राज्य हैं ना, देश की टोटल फैक्ट्रीज में से 37% फैक्ट्रीज यहीं पे हैं। देश के टोटल जो 20% एक्सपोर्ट करने वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से 18 वेस्टर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में हैं। 5 देश के जो साउथ इंडिया के राज्य हैं ना, देश में टोटल जितने फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, 33% फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज यहीं पे काम करते हैं, जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अर्ली 90s में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अर्ली 90s में साउथ इंडिया के राज्य देश की जीडीपी में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करते थे, बट 2022-23 आते आते उनका कंट्रीब्यूशन 33% तक आ गया है। और अभी तो देखो, सेंसस कंडक्ट हुआ नहीं है, लेटेस्ट कंडक्ट होगा तो ये डिफरेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बात देखो, ये नहीं है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है साउथ इंडिया के राज्यों की और वेस्ट इंडिया के राज्यों की, बल्कि इन पार्ट्स के जो लोग हैं वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं,
उनके बच्चे बेटर हेल्थ में रहेंगे क्योंकि बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये सब आज के समय में आप देखोगे बड़े जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ना मल्टीनेशनल कंपनीज के, जैसे अमेजोन के, माइक्रोसॉफ्ट के, आपको इन्हीं सिटीज में मिलेंगे, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, पुणे में। एप्पल का पूरा इकोसिस्टम देख लीजिए। एप्पल कंपनी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करने का, फॉक्सकॉन, वो इन्हीं रीजन में है। 5 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स देश में स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें से 4 तो गुजरात में होंगे। वैसे देखो दिल्ली के आसपास की जो सिटीज हैं, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इनको दिल्ली के नजदीक होने का फायदा हुआ है। आप एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स है ना, उसमें से अकेले नोएडा और गाजियाबाद में ना 46% फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स हैं। बाकी यूपी में सिर्फ 54% फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अब दूसरी सिटीज में, फॉर एग्जांपल लखनऊ में, प्रयागराज में, या फिर और भी दूसरे नॉर्थ इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, ईस्ट इंडिया के राज्यों में अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया जाए, वहां पे अच्छी मेट्रोज चल रही हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, बिजली आती है 24 घंटे, तो क्या कंपनीज आ जाएंगी? इतना आसानी से नहीं आएंगी। देखो मैंने आपको बताया ना, बेशक बाकी पार्ट्स में लेबर अभी सस्ती है, लेकिन वो पॉइंट जो है ना एग्लोमरेशन इफेक्ट, कि जहां पे ऑलरेडी डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लॉजिस्टिक अच्छे हैं, तो उस रीजन को कंपनीज आसानी से छोड़ती नहीं है। फिर समझ गए? इसके लिए लंबे समय तक प्रयास करने होंगे सरकार को, ज्यादा इंसेंटिव देने होंगे, सरकार उन कंपनीज पे कम टैक्स लगाए, सरकार इकोसिस्टम डेवलप करे, बहुत कुछ करना होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स वहां पे उपलब्ध करवाए, मतलब टारगेटेड काफी सारे स्टेप्स सरकार को लेने होंगे, तब जाके कंपनीज फिर देश के दूसरे पार्ट्स में लगेंगी, आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी। बट उतना आप कह सकते हो विल पावर अभी देश के दूसरे राज्यों के जो लीडर्स हैं ना, उनमें नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब बिहार में कंपनीज आए, इसके लिए तो बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स में पैशन होना चाहिए था कि भाई कुछ भी कर देंगे, हम ला के रहेंगे, कम से कम सर्विस कंपनीज नहीं आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ कंपनीज आए, ये हम इंश्योर करके रहेंगे, उनको टैक्स में इंसेंटिव देंगे, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बट वो जील नहीं है, वो पैशन नहीं है लीडर्स में। अब देखो होगा क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाले समय में क्या होगा, देश का साउदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ये बहुत ज्यादा और अमीर हो जाएगा और बाकी पार्ट और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। ये चलता रहेगा, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो देश के गरीब राज्यों से माइग्रेंट वर्कर जाएंगे अमीर राज्यों में काम करने के लिए, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो अभी अमीर राज्य होंगे साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के, यहां पे लोकल लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे कि हमारी जॉब्स जा रही हैं, हमें लोकल जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमें रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि बाहर के लोग आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं। ऐसी मूवमेंट्स चलेंगी, आप देख लेना फ्यूचर में। ज्यादा रिजर्वेशन की आवाजें उठेंगी, ज्यादा रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलेंगी, और सरकार देगी भी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सरकार पॉपुलिज्म अपनाती है। मतलब कोई मूवमेंट चलती है वोट लेने के लिए, तो सरकार उस सेक्शन को अपीज करती है, सरकार रिजर्वेशन दे भी देती है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे देखो थोड़ी बहुत जॉब्स जो हैं उनमें भी बंदरबाट चलेगी, मतलब लड़ाई होगी उन जॉब्स के लिए, लेकिन सरकार फिर लॉन्ग टर्म में जॉब्स जनरेट करने के लिए प्रयास नहीं करेगी। रिजर्वेशन देना तो आसान रास्ता होगा, मतलब बची खुची जितनी भी जॉब हैं उसमें किसी एक वर्ग को रिजर्वेशन दे दो और वो वर्ग खुश हो जाता है और सरकार पे भी ज्यादा लोग उंगली नहीं उठाते। लेकिन सब मिलके अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि भाई जॉब्स तो दो, जितनी ऑलरेडी जॉब्स हैं उनको आप इधर से उधर कर रहे हो, नई जॉब्स जनरेट करो ना। अगर मिलके क्वेश्चन पूछें तब सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तब सरकार जॉब जनरेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के स्टेप्स ले। हमारे देश में ना सरकारें 5 साल के लिए सोचती हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं सोचता, बस कैसे ना कैसे करके सत्ता में आ जाएं। ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात। मैं तो देखो हमेशा बोलता हूं, लोग बीजेपी कांग्रेस इनमें बटे हुए हैं, भाई सिविल सोसाइटी की आवाज कहां पे है? ऐसे लोग कहां पे हैं जो सच में देश का सोचे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जो सच में, मुझे ना सच्ची बता रहा हूं, ऐसे लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। कोई सिर्फ हर चीज में बीजेपी का पक्ष लेगा, कोई हर चीज में कांग्रेस का पक्ष लेगा, हर चीज में आम आदमी पार्टी का पक्ष लेगा। इसीलिए हमारा देश पिछड़ रहा है, सिविल सोसाइटी कमजोर है।
ऐसे लोग जो सिटीजन्स की तरफ से आवाज उठाएं, जो किसी पार्टी की साइड नहीं है, सिर्फ देश की साइड है, सिर्फ सिटीजन्स की साइड है, ऐसे लोग कम हैं हमारे देश में। फिर देखो राइटर ये भी बोलते हैं साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनमें भी असंतोष बढ़ेगा, क्योंकि ना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे देश के फिस्कल रिसोर्स में, वो और ज्यादा मांगे उठाएंगे कि भैया हमारे पैसों से बाकी देशों में बाकी राज्यों में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वास्तव में आ नहीं रहा है। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं, खर्चा बाकी राज्यों में हो रहा है, लेकिन वो राज्य फिर भी पिछड़े हुए हैं, तो ये गलत है, हम नहीं देंगे। उनकी तरफ से भी ये आवाजें उठेंगी। तो देखो अभी ना सरकार को हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बदलाव लाने चाहिए, ताकि ऐसा ही ना चलता रहे, ताकि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो। ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, इस प्रकार से इम्बैलेंस्ड नहीं आनी चाहिए, ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या देखो हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने का, इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो एक प्रकार से ना इंटरव्यू है, लेकिन पॉइंट्स अच्छे निकल के आते हैं। कंटेक्स्ट ये है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रीसेंट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक था ना, मतलब रिपोर्ट जो इनके द्वारा पब्लिश की जाती है, उसमें ये बोला गया देखो वर्ल्ड में जो धीरे धीरे अब ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसकी वजह से ना इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब ग्रोथ भी कम हो रहा है। तो विभिन्न देशों में ना एक डिबेट चलने लगी है। अब चूंकि जॉब्स कम जनरेट हो रही है, इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब सभी लोगों को कुछ ना कुछ इनकम तो जरूर मिले सरकार की तरफ से, चाहे कोई कमा रहा है नहीं कमा रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको इतनी इनकम सरकार की तरफ से मिले कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकें। समझ गए? मतलब कुछ काम नहीं भी करोगे तो भी सरकार आपको कुछ अमाउंट जरूर देगी, ताकि आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, उन सबको पूरा कर सकूं। देखो हमारे देश में ना, ये तो हमने डिस्कस किया यूबीआई का कंसेप्ट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हमारे देश में सेमी यूबीआई ऑलरेडी है। सेमी यूबीआई मतलब किसानों को जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है, कुछ राज्यों ने महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया है, 1000 रुपये फॉर एग्जाम्पल पर मंथ। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को भी एक निश्चित अमाउंट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या है? ये सेमी यूबीआई के एग्जाम्पल हैं, और धीरे धीरे देखो ये चीजें और ज्यादा इंक्रीज होंगी। ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट है ना, इसे हम बोल सकते हैं बेसिक इनकम सेफ्टी नेट, बेसिक इनकम सेफ्टी नेट। बट देखो एक ना सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट भी है। सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट होता है। सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट मतलब सरकार जो स्कीम चलाती है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 साल के एज ग्रुप में आने वाले बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू वर्क है, मनरेगा है। समझ गए? ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट के। भारत में देखो सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट भी मजबूत है, वो बात अलग है। कुछ राज्यों में ये ज़्यादा मजबूत है और कुछ राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो सेफ्टी नेट है उसका फायदा जनता को थोड़ा कम हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हो क्या रहा है, चूंकि देखो ऑटोमेशन से ना जॉब्स जा रही हैं, लोगों के पास में जॉब नहीं है, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो वो मार्केट में जाके ना खर्च नहीं कर रहे हैं। खर्च नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से ना डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। डिमांड जनरेट नहीं होगी तो फिर कंपनीज प्रोड्यूस क्या करेंगी? कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, कम प्रोड्यूस कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं अगर हम बेसिक इनकम वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे ना, सबके पास पैसे जाएंगे निश्चित, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये पर मंथ या 6,000 रुपये पर मंथ, तो इससे लोगों के पास पैसे आएंगे, कम से कम वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे तो
डिमांड जनरेट होगी तो कंपनीज उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। तो ये भी फायदा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट को लाने का। फिर राइटर ये बोलते हैं, देखो जॉब्स जनरेट नहीं हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट लाना पड़ रहा है, ये एक प्रकार से कैपिटलिस्ट फिलोसफी के फेलियर का सिम्टम है। कैपिटलिज्म में क्या होता है? फ्री मार्केट होता है, जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। बट देखो उन लोगों का क्या, जिनको काम मिल ही नहीं रहा है, जो काम करना चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रहा है, तो क्या वो भूखे सो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म का फेलियर हुआ है, इसी वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट को लाने की आवश्यकता महसूस पड़ी है। ये राइटर का व्यू है। अब आइडियोलॉजी पे डिबेट करेंगे तो देखो लंबी डिबेट हो जाएगी, सोशलिज्म के क्या फ़ायदे नुकसान है, कैपिटलिज्म के क्या फ़ायदे नुकसान है। नेक्स्ट 1980s में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को वार्निंग दी थी कि जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे हो, जिस हिसाब के आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, रिजल्ट ये निकलेगा कुछ लोग बहुत गरीब रह जाएंगे। तो इसलिए आपको ना उनके लिए सेफ्टी नेट क्रिएट करना चाहिए। अब वो सेफ्टी नेट कैसा भी हो सकता है, या तो बेसिक इनकम वाला सेफ्टी नेट या फिर सोशल सिक्योरिटी वाला सेफ्टी नेट। तो हमारे देश की सरकार ने ना मिड 2000s में, यानी 2004 2005 उन ईयर्स में ना सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट कर दिया। बेसिक इनकम वाला नेट नहीं क्रिएट किया, सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट कर दिया। तभी उसी समय ये सारे एक्ट आए थे। आपको याद होगा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, मनरेगा आया था, मनरेगा में राइट टू वर्क था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया 2013 में कि इतना फूड सबको मिलेगा। तो हमने ये सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट कर दिया था। बट अब देखो फिर से डिबेट चल पड़ी है, क्या ये इनफ है सोशल सेफ्टी नेट? सोशल सेफ्टी नेट इनफ नहीं है, इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है, तो इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अब बेसिक इनकम नेट भी क्रिएट करना चाहती हैं। अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस में हम देख चुके हैं, इवन 2019 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने बेसिक इनकम देने का वादा किया था। वो बात अलग है, वो इलेक्शन नहीं जीत सकी थी। अब देखो इसके विरोध में भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक पॉइंट ये दिया जाता है, जैसे मुझे एक देश का नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे रेफरेंडम करवाया गया था और पूछा गया था क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम लानी चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा कि ना रेफरेंडम में 50% से ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। हमारे देश में अगर ऐसा पोलिंग हो जाए कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है 80-90% लोग वोट दे देंगे, शायद इससे भी ज़्यादा, मतलब कि हाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम आना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर पोलिंग करवा ली जाए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे? 90% से ज़्यादा ही बोलेंगे। हमारे देश में आपको भी पता है आम जनता कई बार इकोनॉमी नहीं समझती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ उनका जो रुझान है वो ज़्यादा होता है। तो पॉइंट देखो यहाँ पे ये है, एक पॉइंट निकल के आता है राइटर के द्वारा, अगर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप लेके आओगे ना यूबीआई, तो ना समाज में एक और क्लास क्रिएट हो जाएगी। मतलब ऐसे लोग जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे, ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब समाज में ऐसे लोगों को शायद गुड फॉर नथिंग माना जाने लगे, तो एक और डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाएगा समाज में, सही नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो सरकार तो ये कह देती है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, ताकि जॉब जनरेट हों। ये बात सच है, प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में कम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सरकार को भी ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इनमें सरकार ने बल्कि एलोकेशन कम कर दिया। दो राइटर्स हैं यहाँ पे, एक सरकार की तरफ से भी बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार ने इस स्कीम पे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट किया है और जॉब जनरेट करने के लिए, रूरल डिमांड जनरेट करने के लिए ये स्कीम बेस्ट है। रूरल हाउसिंग, एक तो लोगों को घर मिलता है, दूसरा घर बनता है तो उसमें स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, बहुत कुछ लगता है, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट होते हैं और सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है। तो मतलब
ये छोड़ो, आप पॉलिटिक्स छोड़ो। पॉइंट ये है, सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले क्या था, कंस्ट्रक्शन को लेबर इंटेंसिव सेक्टर माना जाता था, बट आज के समय में देखो बुलडोज़र आ गए, क्रेन्स आ गई। तो पहले जहाँ हंड्रेड्स वर्कर्स को जॉब मिलती थी सड़क बनाने में या फिर घर बनाने में, अब 10 वर्कर से काम चल जाता है। टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। और बात सिर्फ देखो कंस्ट्रक्शन का नहीं है, पहले बैंकिंग सेक्टर में इतने इतने लोग काम किया करते थे, अब ब्रांचेस बढ़ गई हैं, काम बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की संख्या आधी हो गई है। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखो सारा काम नेट बैंकिंग से हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाता है, तो बहुत कम विजिट करते हैं लोग बैंक ब्रांचों में। इवन ट्रेड सेक्टर आप देख लीजिए, सामान को बेचना खरीदना, जब से ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई हैं, अब तो ये 10 मिनट डिलीवरी वाला काफ़ी फेमस हो रहा है बड़े सिटीज़ में, धीरे धीरे छोटे सिटीज़ में भी आएगा, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह। तो इनके आने से ना जनता अब नेबरिंग स्टोर में नहीं जा रही है। हालांकि देखो ये जो वर्कर्स हैं जो घर सामान लेके आते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, उनकी भी तो जॉब जनरेट हो रही है, उसका पॉइंट राइटर मिस कर देते हैं। लेकिन बात ये है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप आंसर्स में यूज कीजिएगा। पहले हम एक टर्म यूज करते थे जॉबलेस ग्रोथ। 90s में जो ग्रोथ हुई ना हमारे देश में, हम कहते थे ग्रोथ तो हुई है, जॉब जनरेट नहीं हुई, तो ये जो ग्रोथ है ये जॉबलेस ग्रोथ है। बट अब एआई और ऑटोमेशन के आने से जो ग्रोथ हो रही है ना, ये है जॉब लॉस ग्रोथ। मतलब जॉब लॉस हो रही है, बल्कि जॉब लेस नहीं हो रही है, जॉब लॉस हो रही है। अब देखो वर्कर्स की जॉब चली गई, काम तो ढूंढेंगे, वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे, कई बार उनको मिलता नहीं है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हैं लो इनकम लेवल पे। इसीलिए आप देखोगे ये फेनोमेनन कि ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जॉब चली गई है, अब वो अपने से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से निकल के आती हैं ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इकोनॉमिक सर्वे का देखो ये कहना है वेज लेवल तो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, बट दिक्कत ये है इनइक्वालिटी है। कुछ लोगों का ज़्यादा बढ़ा है वेज लेवल, कुछ लोगों का कम बढ़ा है। मतलब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना अनइवन है, वेजेस में जो ग्रोथ है ना वो अनइवन है। समझ गए? मतलब लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है, बट दिक्कत यह है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है। फिर एक पॉइंट ये निकल के आता है कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, अभी ना ट्रांजिशन फेस में है हम, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उससे रिलेटेड नई जॉब जनरेट होंगी। अभी ना स्किल का मिसमैच है, जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी आई है उतनी जल्दी से स्किल लोगों को नहीं दी गई है, इस वजह से थोड़ा सा स्किल्स का मिसमैच है, इसलिए जॉब्स गई हैं लोगों की, बट धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब जनरेट होंगी। लास्ट में 2 पॉइंट्स देखो ये दिए जाते हैं, इससे पहले कि हम यूबीआई इंप्लीमेंट करें हमारे देश में, पहले हम सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करते हैं। हम राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं? और सरकार इतनी सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे राइट टू फूड है, उसमें भी राइट टू फूड स्कीम चलाने के बावजूद इतनी इतनी हंगर है, हिडन हंगर, तो न्यूट्रिशियस फूड हम नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोशल सेफ्टी नेट मजबूत करना होगा, इससे पहले कि हम यूबीआई लेके आएं। और दूसरा, अगर देखो यूबीआई लेके आना है ना, तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, ये ऐसे ही कहने से यूबीआई नहीं आ जाएगा, इसके लिए सरकार के पास ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके सरकार डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज करें। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो सिर्फ 6.25% है, जबकि डेवलप कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार ये डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज करेगी, ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेगी, ज़्यादा रेवेन्यू सरकार के पास आएगा, तभी यूबीआई जैसी स्कीम लॉन्च की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यूबीआई से संबंधित डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिशन मौसम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इसी हफ्ते के शुरुआत में ना यूनियन कैबिनेट ने एक नए मिशन को अप्रूवल दिया, जिसका नाम है मिशन मौसम। 2000 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे इस मिशन मौसम पर। कौन इंप्लीमेंट करेगा? इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ये नोडल मिनिस्ट्री है इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए।
और देखो सबसे मेन बात तो ये है, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट वेदर फोरकास्ट करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और सबसे लास्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IIITM, इन सबको देखो बेहतर इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। 2 साल आने वाले 2 साल तक ये मिशन चलेगा और मकसद ये है वेदर को ज़्यादा अच्छे से समझना, वेदर को ज़्यादा अच्छे से फोरकास्ट करना। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे आप देख लीजिए। 60 तो देखो वेदर रडार दिए जाएंगे। वेदर रडार ये एक प्रकार से ना डिश एंटीना होता है जो रेडियो वेव्स भेजता है। काम क्या होता है वेदर रडार का? रेन आ गई, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, इन सबको डिटेक्ट करना। फिर है विंड प्रोफाइलर, आप लास्ट में देखिए, देख रहे हो ना, ये देखो विंड प्रोफाइलर। विंड प्रोफाइलर क्या होता है? ये भी देखो एक स्पेशल रडार होता है जो सिर्फ विंड को मेजर करता है और अलग अलग हाइट पे विंड की स्पीड और डायरेक्शन बताता है। इससे जैसे पायलट्स को भी मदद मिलती है, वेदर प्रेडिक्शन बेटर होता है। फिर नेक्स्ट है 15 रेडियो सोंड परचेज किए जाएंगे। ये क्या होता है? ये देखो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैलून से ऊपर भेजा जाता है। काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर के हर एक लेवल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब मेजर करना। और ये देखो 30 से 35 किलोमीटर तक ऊपर जाता है। तो ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है ना, ये दिए जाएंगे हमारे वेदर फोरकास्टिंग वाले डिपार्टमेंट्स को। लेकिन देखो और भी बहुत कुछ होगा। इक्विपमेंट्स तो एक चीज है, दूसरी चीज होगी क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर। क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर। क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर में क्या होगा? एक स्पेशल कमरा बनाया जाएगा जहां पे ना साइंटिस्ट आर्टिफिशियल क्लाउड बनाएंगे और फिर उस आर्टिफिशियल क्लाउड पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जैसे देखो क्लाउड सीडिंग होती है ना, क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं हम? स्पेशल केमिकल्स का यूज करके बारिश करवा देते हैं। तो ये सब होगा क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर में। एक अलग से कमरा होगा जहां पे क्लाउड बनाया जाएगा और वहां पे फिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। फिर नेक्स्ट है क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर के अलावा फिर नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स। वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स, इसमें क्या होगा? इसमें देखो एक तो मैंने आपको बताया ही, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड्स में केमिकल डाल के बारिश करवाने की कोशिश की जाती है। ये महाराष्ट्र में 2015 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। रिजल्ट देखो मिक्स्ड है सॉरी, रिजल्ट मिक्स्ड है, 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट अभी भी हमारे देश में जारी है। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइटनिंग कंट्रोल। हमारे देश में ना हर साल 2500 प्लस डेथ्स हो जाती हैं लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। तो प्लान ये है, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, क्लाउड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज कर दो ताकि लाइटनिंग ना हो। कितना पॉसिबल है ये? अभी देखो रिसर्च चल रही है, 100% श्योर नहीं है साइंटिस्ट, आप कह सकते हो। तो ये नई नई चीजें की जाएंगी इस मिशन मौसम में। तभी देखो ये जो मिशन है ना 2012 के नेशनल मानसून मिशन से अलग है। 2012 में मानसून की फोरकास्टिंग को बेटर बनाने के लिए नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया गया था। इसमें सुपर कंप्यूटर्स को परचेज करने पे फोकस किया गया था। नए वेदर मॉडल्स भी डेवलप हुए थे 2012 के मानसून मिशन में। और रिजल्ट क्या निकला? मानसून की जो प्रेडिक्शन है 60 से लेके 75% तक अब पहुंच चुकी है। आज डेली बेसिस पे और सीजनल बेसिस पे मानसून को प्रेडिक्ट करना आसान हो गया है 2012 के मिशन की बदौलत। तो ये जो नया मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन मौसम, इससे देखो वेदर की फोरकास्टिंग हमारे देश में और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और अलग अलग सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जल्दी से इवैक्यूएशन हो सकेगा अगर पता लग रहा है कहीं पे एक्सट्रीम रेनफॉल आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। कैसे? विंड और सोलर एनर्जी प्रेडिक्शन बेटर होगी, सिंपल सी बात है। मतलब डेली लाइफ भी हमारी और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ट्रैवल प्लान्स बेटर होंगे। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी की देखो लिमिटेशंस होती हैं। कुछ भी कर लो फिर भी वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन होता है।
100% एक्यूरेसी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, हम वेदर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग और क्लाउड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज करके लाइटनिंग को कंट्रोल करना। देखो, इससे ना लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट सामने आ सकते हैं। मतलब एक जगह आपने क्लाउड सीडिंग से बारिश करवा दी, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह सूखा आ जाए। तीसरा, एथिकल क्वेश्चंस भी तो हैं। क्या हमें कुदरत के साथ छेड़खानी करनी चाहिए? अगर कंट्रोल कर भी लिया तो किसके हाथों में यह पावर होगी नेचर के साथ, वेदर के साथ छेड़खानी करने की? कल को आज सरकार कर रही है, कल को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा करना स्टार्ट कर दे, उसने अपने खेतों के ऊपर बारिश करवानी स्टार्ट कर दी, कोई जिला अपने एरिया के ऊपर बारिश करवानी स्टार्ट कर देगा, तो जैसे देखो लड़ाई हो जाएगी आपस में दो जिलों के बीच में। अभी दो स्टेट्स पानी के बंटवारे को लेकर लड़ते हैं, कल को एक दूसरे पे वेदर को कंट्रोल करने को लेकर आरोप लगाने लगेंगे। तो ये देखो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद देखो अपना जो इनिशिएटिव है ना, जिसमें हम स्टैटिक के एक छोटे से टॉपिक को पकड़ते हैं और कीवर्ड्स के माध्यम से उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी देखो वो पैसा जो इलीगल ढंग से कमाया गया है। इसमें देखो दोनों तरह का पैसा है, या तो वो पैसा जो कमाया तो लीगल एक्टिविटी से गया है लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, या फिर वो पैसा जो इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया है, जैसे स्मगलिंग है या फिर एक्सटोर्शन है। अब जाहिर तौर पे जो इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया गया है वो टैक्स तो भरेगा नहीं, कोई क्यों बताएगा ना मैं इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ। पता लगे किसी ने एक्सटोर्शन से पैसा कमाया और वो इनकम टैक्स को जाके टैक्स भर रहा है कि देखो ये मैंने ये एक्सटोर्शन से पैसा कमाया, पकड़ लेंगे उसको। चलो देखो सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी देखिए। सबसे पहले अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। देखो छोटे छोटे बिजनेस वाले ना क्या करते हैं, जेन्युइन बिल्स नहीं देते। जैसे किराना का स्टोर ओनर है, 10,000 रुपये का बिजनेस करता है पर 5,000 का ही बिल देता है, बचे हुए 5,000 क्या ब्लैक मनी बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए रियल एस्टेट मैनिपुलेशन। बिल्डर 1 करोड़ का फ्लैट 60 लाख में दिखाता है। क्यों 60 लाख में दिखाएगा? तो उसे कम कैपिटल गेन देना पड़ेगा, मतलब कम टैक्स भरना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पे चार्जेस भी कम लगते हैं, रजिस्ट्री पे चार्जेस कम लगते हैं। तो जानबूझ के बिल्डर फ्लैट का रेट कम दिखाते हैं सरकार को और बाकी बचा हुआ कैश में डील करते हैं। नेक्स्ट है शेल कंपनीज। देखो फेक कंपनीज बनाकर पैसे इधर से उधर किए जाते हैं, खर्चा दिखा दिया जाता है जानबूझ के। कंपनी ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में पैसा ट्रांसफर होता है, बट वो सब फेक होता है। ये सारी कंपनीज नाम की होती हैं, कुछ करती नहीं है, लेकिन इससे टैक्स बचा लिया जाता है शेल कंपनीज बचा के, और जो टैक्स बच जाता है वो ब्लैक मनी बन जाता है। नेक्स्ट है एनजीओ। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एनजीओ को ना डोनेट कर देते हैं, और आजकल ना ऐसे एनजीओ बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, डोनेशन अगर एनजीओ को डोनेट कर दिया जाए ना तो उस पर फिर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लोग चालाक हो गए हैं, एनजीओ से ना सेटिंग कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं कि हम आपको ना 10 लाख रुपए देंगे, खर्चा दिखा देंगे हमारी बुक्स में तो अकाउंट्स में, उस पर हमें टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप ना 5% अपने पास रखना और 95% यानी 9.5 लाख रुपए हमें वापस कैश में दे देना। तो इससे ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है। फिर है टैक्स हेवंस। बड़ी कंपनीज प्रॉफिट को देखो लो टैक्स कंट्रीज में दिखा देती हैं, जैसे गूगल इंडिया है, प्रॉफिट बरमूडा ट्रांसफर कर देता है, वहां पे टैक्स 0 है। इससे देखो लीगल वे में इनका जो टैक्स है वो बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पर मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हवाला सिस्टम। हवाला सिस्टम में आपको पता है कैश इधर से उधर ट्रांसफर होता है, और हवाला सिस्टम में ना ये इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है। मान लीजिए दुबई से मुंबई पैसा भेजना है, तो एक्चुअल में पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ कोड से पैसा ट्रांसफर होता है। बैंक या गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता कि पैसा ट्रांसफर हो गया है, और इससे ना इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स। देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स ना एनोनिमसली यानी अज्ञात ढंग से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं, और स्टॉक मार्केट में ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करके उसे वाइट बनाया जाता है, और इससे देखो स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। कई बार ना कुछ कंपनीज क्या करती है, जानबूझ के अपनी इनकम को कम दिखाती हैं, जैसे 3 सोर्सेज से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है,
लेकिन सरकार को सिर्फ 2 के बारे में ही बताया और तीसरा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो छुपा लिया। मतलब सरकार को बताया ही नहीं, वो पैसे कैश में ले लिए, तो ये ब्लैक मनी बन जाता है। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस तो देखो लीगल मेथड है टैक्स लायबिलिटी को कम करने का। नेक्स्ट है इलीगल सोर्स ऑफ अर्निंग, ये तो वही है स्मगलिंग, वेपन ट्रेड, एक्सटोर्शन, इन एक्टिविटी से जो पैसा कमाया जाता है वो भी तो ब्लैक मनी होता है ना। चैलेंजेस क्या है ब्लैक मनी को कर्व करने में? सबसे पहले इंटरफेरेंस एंड रेसिस्टेंस। पुलिस या फिर जो भी एजेंसीज हैं आरोपी को पकड़ती हैं, नेता फोन कर देता है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस देखने को मिलता है। पॉइंट है इंटरफेरेंस एंड रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है स्टेट अथॉरिटी। देखो अलग अलग राज्यों में ना रूल अलग अलग हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे देश में, किसी राज्य में स्टैम्प ड्यूटी कम है, किसी राज्य में स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है, तो अलग अलग रूल्स की वजह से ना लोग फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। हर देश के देखो अलग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं। स्विट्जरलैंड इन्फो शेयर करता है, केमैन आइलैंड्स नहीं करता है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की कमी है विभिन्न देशों के बीच में, इसलिए ब्लैक मनी फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट है कैश इकोनॉमी। देखो अब जैसे सब्जी मंडी है, लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश में होती हैं। आजकल तो यूपीआई आ गया है, लेकिन ट्रैक करना भी मुश्किल है इतनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को। तो कैश इकोनॉमी का साइज हमारे देश में अभी भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव लॉज। जैसे देखो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून है बट इंप्लीमेंटेशन वीक है। आज भी अमीर लोग अपने ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मेड के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। नेक्स्ट है टैक्स लूप होल्स। अभी भी देखो जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम को भी ना एग्रीकल्चर इनकम करके दिखाते हैं ताकि टैक्स ना भरना पड़े। तो पॉलिसी लूप होल्स का फायदा उठा लिया जाता है टैक्स इवेड करने के लिए। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। टैक्स ऑफिसर्स को रिश्वत देके केस क्लोज करवा दिया जाता है, तो सिस्टम ही करप्ट हो जाता है, तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट है स्लो डिजिटाइजेशन। गांव में देखो जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटाइज अभी भी नहीं हुए हैं पूरी तरह से। प्रॉपर्टी डील्स में मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है, तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट नॉन क्वांटिफिएबल डेटा। इनफॉर्मल सेक्टर का साइज बहुत बड़ा है, ऑटो ड्राइवर, मेड का इनकम, ये सब ट्रैक नहीं हो पाता। जीएसपी बोल रहा हूँ, जीडीपी कैलकुलेट करने में भी दिक्कत आती है, और हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगता कि ब्लैक मनी का साइज है कितना ज़्यादा। तो ये पॉइंट्स है, आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन देखो आपको ये अटेम्प्ट करना है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं मंडे को एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपना बेस्ट दीजिए। मिल के एक बढ़िया भारत का निर्माण करते हैं, बढ़िया समाज, बढ़िया वर्ल्ड का निर्माण हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।